प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता की शुरुआत जोरदार रही और देशों ने जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद इसका खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को मुआवजा देने के बारे में शीघ्र समझौता किया। COP28 के पहले दिन हानि और क्षति कोष के संचालन पर समझौता अगले 12 दिन में महत्वाकांक्षी निर्णयों के लिए मंच तैयार करता है। पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में अमीर देशों ने हानि और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि धन आवंटन, लाभार्थियों और अमल के संबंध में निर्णय एक समिति को भेजे गए थे। देशों के बीच मतभेद इतने गंभीर थे कि इन मुद्दों को हल करने के लिए अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता पड़ी। इस महीने की शुरुआत में एक मसौदा समझौता हुआ था और एक दिन पहले एक संशोधित समझौता पत्र जारी किया गया था। इसने विकसित देशों को कोष में योगदान देने के लिए कहा। इसमें यह भी कहा गया है कि अन्य देश और निजी पक्ष योगदान दे सकते हैं। समझौते में कहा गया है कि आवंटन में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक जोखिम वाले देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कोई भी जलवायु प्रभावित समुदाय या देश पात्र है। विकासशील देश कोष की मेजबानी के लिए एक नई और स्वतंत्र इकाई चाहते थे और उन्होंने अनिच्छा से ही विश्व बैंक को स्वीकार किया। इस कोष को शुरू करने के निर्णय के तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी ने घोषणा की कि वे इस कोष में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान देंगे। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल में वैश्विक राजनीतिक रणनीति के प्रमुख हरजीत सिंह ने कहा, अपनी स्थापना के 1 वर्ष के भीतर हानि और क्षति कोष को शुरू करने के ऐतिहासिक निर्णय के बीच अंतर्निहित चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, एक तरफ अमीर देशों ने त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की आड़ में इस कोष की मेजबानी के लिए विश्व बैंक पर दबाव डाला है। इसके विपरीत उन्होंने अपने वित्तीय दायित्वों को कम करने का प्रयास किया है और स्पष्ट वित्त जुटाने के पैमाने को परिभाषित करने का विरोध किया है। स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन थिंक टैंक E3G के शोधकर्ता इस्कंदर एरिजिनी वर्नोट ने कहा, ये आदर्श नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। यह विकासशील देशों में उन समुदायों की मदद करने की दिशा में एक मामूली कदम है जो पहले से ही असर झेल रहा है। आइए अब हम हमास और इजराइल के बीच युद्ध के बारे में बात करें। हमास ने इजरायली बंदियों को छोड़ने के लिए फिर एक शर्त रखी है। हमास के उप प्रमुख साले अल अलौरी ने कहा है कि गाज़ा में युद्ध विराम होने तक इजराइल के साथ और ज़्यादा कैदियों की अदला बदली नहीं की जाएगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ अब और अधिक बातचीत नहीं होगी और ना ही कोई शांति समझौता किया जाएगा। ऐसे में इजरायली कैदियों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उधर इजरायली सेना ने युद्ध विराम खत्म होते ही गाज़ा पर हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली सेना जैसे दक्षिण गाज़ा की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। अल जज़ीरा टीवी से बात करते हुए हमास के उप प्रमुख साले अल अरौरी ने कहा कि इजरायली कैदियों को छोड़ने के लिए गाज़ा में युद्ध विराम अनिवार्य शर्त है। इसके बिना इजराइल के साथ किसी भी कैदी की अदला बदली नहीं की जाएगी। अरौरी ने कहा कि वर्तमान में हमास के कैद में मौजूद सभी बंधक इजरायली सैनिक और पुरुष हैं जो पहले इजरायली सेना में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध विराम नहीं होगा और सभी फलस्तीनी बंदियों को भी रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। अरौरी ने कहा, युद्ध को अपना रास्ता बनाने दीजिए, यह निर्णय अंतिम है, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमास शासित गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतक संख्या 15,200 के आंकड़े को पार कर गई है और मारे गए लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इस आंकड़े की घोषणा शनिवार को मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किंद्रा ने की। उन्होंने इस बारे में अधिक विवरण नहीं दिया। इसके पहले मंत्रालय ने पूर्व के विवरण में कहा था कि 13,300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस संख्या में अधिक इजाफे की वजह के बारे में किंद्रा ने कुछ नहीं कहा। मंत्रालय नागरिकों और लड़ाकों में फ़र्क नहीं करता है। किंद्रा ने कहा कि 40,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास के साथ हफ्ते भर के संघर्ष विराम के बाद इसराइल ने नए सिरे से हमला तेज कर दिया है, जिसने नागरिकों की और अधिक संख्या में हताहत होने को लेकर फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका ने अपने सहयोगी देश इसराइल से कहा है कि वह नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। इसराइल ने शनिवार को दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिट क्षेत्र पर कई हमले किए। सेना ने कहा कि उसने हवाई बमबारी, टैंक और अपनी नौसेना के जरिए इस दौरान हमास के 50 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। आइए हम ऑकस देशों चीन की बीच जो उनकी आपस में जो है एक दुश्मनी कह लीजिए या उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है, उसके बारे में बात करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और गहरे अंतरिक्ष रडार
उन तकनीकों में से है जिनका उपयोग ऑस्ट्रेलिया और उसके ऑकस सहयोगियों द्वारा प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। ऑकस सौदे के दूसरे स्तंभ की घोषणा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने शनिवार को कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अपने समकक्षों लॉयड जस्टिन और ग्रांट साहब से मुलाकात की। ऐसा तब हुआ जब पिछले महीने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक चीनी नौसैनिक जहाज पर खतरनाक, असुरक्षित और गैर पेशेवर व्यवहार का आरोप लगाया था, जब ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक गोताखोर जापान के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक चीनी युद्धपोत द्वारा उत्तर स्थित सोनार पल्स से घायल हो गए थे। अलेक्जेंडर डाउनर का कहना है कि एडिलेड में ऑकस पनडुब्बियों के निर्माण की योजना एक परिकथा और पोर्क बैरलिंग है। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के खराब व्यावहारिक संबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को लेकर तनाव जारी है। मॉस ने शनिवार को कहा कि यह घटना असुरक्षित और गैर पेशेवर थी और इसे सीधे चीन के सामने उठाया गया था। उन्होंने कहा, हमने व्यवहार के बारे में अपनी चिंताओं को सार्वजनिक कर दिया है। यह इस व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि इस व्यवस्था में गति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, और मुझे लगता है कि आप उस गति को देख सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया की परमाणु संचालित पनडुब्बियों का नियोजित अधिग्रहण ऑकस संधि का मुख्य फोकस रहा है और दूसरा स्तंभ उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। एआई एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का उपयोग बल सुरक्षा, सटीक लक्ष्यीकरण और खुफिया निगरानी और टोई को बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा और भविष्य की पनडुब्बियों का उपयोग टॉर्पीडो ट्यूबों से समुद्र के नीचे वाहनों को लॉन्च करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, जबकि क्वांटम प्रौद्योगिकी की स्थित नेविगेशन और समय में सुधार करने के लिए तैनात किया जाएगा, ताकि चुपके से सुधार किया जा सके और जीपीएस बंद होने पर भी बलों को संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। ऑकस साझेदारों ने यह भी कहा कि वे गहरे अंतरिक्ष में वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए निरंतर गहरे अंतरिक्ष रडार के साथ अंतरिक्ष में उभरते खतरों का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। तीनों ने कहा कि वे अप्रयुक्त समुद्री प्रणालियों के संचालन का परीक्षण और परिष्कृत करने के लिए एकीकृत त्रिपक्षीय प्रयोगों और अभ्यासों की एक श्रृंखला शुरू करेंगे। वे समुद्री डेटा को साझा और संसाधित करेंगे, साइबर सुरक्षा में सुधार करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करेंगे। संयुक्त बयान में उन्होंने सुरक्षा और स्थिति को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए साझा संकल्प की पुष्टि की इंडो पैसिफिक जबरदस्ती और आक्रामकता से मुक्त क्षेत्र बना रहे। आइए हम इलेक्शन के बारे में बात कर लें। राजस्थान में से 199 सीटों का रुझान आ चुके हैं। 115 पे बीजेपी, 70 पे कांग्रेस और अन्य 14 पे। छत्तीसगढ़ में 90 के 90 रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 55, कांग्रेस 32 और अन्य 3 पे। मध्य प्रदेश में 230 के रुझान आए हैं, जिसमें 160 बीजेपी, 68 कांग्रेस, 2 अन्य पे। और तेलंगाना में 119 के रुझान है। बीआरएस 40, बीजेपी 8, कांग्रेस 64, एआईएमआईएम 6 और अन्य 1 है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपको नई खबरों के साथ। धन्यवाद।